स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। काइनेटिक्स कंप्लीट हो गई है। क्या चल रही है प्रिपरेशन? पढ़ा करो रे, अच्छी तैयारी क्या करो। अब की बार रिजल्ट चाहिए तुम्हारा, मुझे पढ़ा करो अच्छे से। देखो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिया आपको कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आप ये नीचे वाला पढ़ो पहले। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मींस रिएक्शन कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, सेकंड के लिए K2 है, थर्ड के लिए K3 है। तो ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट है ना, वो ये आ गया K1 K2 बाई K3, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, हमें ये बता दें ये रिएक्शन है ना कॉम्प्लेक्स है, ये 3 स्टेप्स में हुई, जिनके रिस्पेक्टिव स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये है, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मींस व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ये तो एलिमेंट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये तो ईच स्टेप पर पर्टिकुलर स्टेप सी है, फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड। ये कहता है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो बेटा यहाँ से हमारे इनिस इक्वेशन सोल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिस इक्वेशन में बताया गया K और A में रिलेशन, रेट कांस्टेंट में और एक्टिवेशन एनर्जी में। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EA है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT लिख सकते हैं। ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी मान ली मैंने, लेट मान ले इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, तो ठीक है, ये होगा K की जगह इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? K1 की जगह ए, फुल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट ले रखा है, e रेज टू द पावर EA1 बाई RT, K2 ए रेज टू द पावर माइनस EA2 बाई RT अपॉन ए रेज टू द पावर माइनस EA3 बाई RT। कंपेयर कर लीजिए इनको, ठीक है। तो अपने पास क्या गई है? e रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दें क्या गए बेटे? ये e रेज टू द पावर माइनस ले लिया मैंने बाहर कॉमन, EA1 ध्यान से देखना, प्लस EA2 माइनस कॉमन ले रखा बाहर, तो माइनस EA1 माइनस EA2 माइनस EA1 प्लस EA2, अरे ऊपर जाके प्लस क्या हो गया? माइनस कॉमन ले रखा है, तो माइनस EA3 अपॉन में RT, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और जब लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो बताओ अपॉन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अपने पास क्या आ गया बेटा? ये E माइनस माइनस को काट देंगे, तो ये आ गया EA इज इक्वल टू RT से RT भी कट जाएगा, नेचुरल लॉग लेते क्या आएगा? माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 बाई RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? EA इज इक्वल टू EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ये आ गया बेटा अपने पास ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप की दी हुई थी, तो 40 किलो जूल प्लस 50 किलो जूल माइनस 60 किलो जूल, और यू गेट आंसर 30 किलो जूल पर मोल, राइट। मैं सब सीधी सीधी बात करें, अगर रेट कांस्टेंट K1 इंटू K2 बाई K3 है, तो बेटा अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? EA1 प्लस EA2 और माइनस EA3, ठीक। अब उसी से रिलेटेड ये ऊपर तो क्वेश्चंस दिए हुए, ये देखो, अब ये देखो क्या दिया, ये वाला देखो, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये A से P में चीज है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज K1 K2 K3 अपॉन पावर क्या? 2/3 बाय 2/3। एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, फर्स्ट स्टेप की दे दी, सेकंड की दे दी, थर्ड स्टेप की दे दी। और क्या पूछता है अपने से कि व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ओवरऑल, मतलब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगी? तो बेटे यहाँ पे लिखोगे K की जगह अगर मैं कह दूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, और नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने पास ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2/3 ऑफ द EA1 प्लस EA2 और माइनस EA3, ये आ जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। कैसे आ जाएगा? देखो ये K इज इक्वल टू, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3 और नेचुरल लॉग ऑफ K1 इंटू K2 बाई K3, समझ गए बात को? तो ये log x की पावर n, ये n log x हो गया,
अब इसको लिखोगे e रेज़ टू द पावर माइनस e बाई आर टी, तो एक्सपोनेंशियल और कट जाएगा, तो अपने ये क्या बचेगा माइनस e बाई आर टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ k1 प्लस k2 और माइनस k3, और एक्सपोनेंशियल कटता रहेगा, ए कांस्टेंट वो थ्रू कट जाएगा, तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। समझ गए? मतलब जो आपको पावर दी हुई होगी वो आगे लग जाएगी। आप सोल्व कर रहे हैं इसको पूरे को, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ लॉग ऑफ k1 प्लस लॉग ऑफ k2 माइनस लॉग ऑफ k3। लॉग ऑफ k1 क्या आ जाएगा आपका ए तो यहाँ पे ए तो कॉमन होगा, तो इसको पहले ले दो, ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास ई ए माइनस ई ए वन बाई आर टी, ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए टू बाई आर टी, अरे माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस ई ए थ्री बाई आर टी, ये हो जाएगा नहीं, आर टी ले लेना एलसीएम, तो माइनस साइन बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। अब बताओ क्या आ जाएगा, अब सीधा देखना, जब भी एक्टिव एनर्जी पूछे ना तो ये पावर लगा के आगे और K1 की EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, EA1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 180, EA2 की वैल्यू क्या दे रखी है 80, और माइनस में क्या कर देना बेटा EA3 दे रखी है 50, सोल्व कर देना हो जाएगा ये, ठीक। आगे देखो वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज गिवन एज, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये k2 बाई k3 k1 बाई k5 की पावर 1/5, और अपने को एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, तो अब देखो यहाँ पे k की जगह लिखोगे ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी E इज इक्वल टू बोलो क्या लिख दोगे k2 बाई k3, तो E2 माइनस E3 ई रेज़ टू द पावर माइनस E2 बाई आर टी, और ये फिर आ जाएगा ऊपर तो E3 बाई आर टी, माइनस कॉमन ले लोगे तो E2 माइनस E3 माइनस से माइनस कट जाएगा इसका। समझ रहे हो बात को? देखो पूरा सोल्व करें तो एक बार देख लो, अभी क्या है इसकी जगह ई रेज़ टू ए तो कांस्टेंट थ्रू हट जाएगा माइनस EA बाई आर टी इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस E2 बाई आर टी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो E3 बाई आर टी, क्लियर। और इसका क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ, ये लॉग ऑफ, जब लॉग लोगे तो लॉग दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा। तो भाई मैं अलग से लिख दूं पहले, क्या आ जाएगा अपने पास ई रेज़ टू द पावर माइनस E1 बाई आर टी, और अब ई रेज़ टू द पावर माइनस ऊपर कर दो मैं ये माइनस E1 बाई आर टी, और प्लस में कर दिया E5 बाई आर टी, अरे पावर क्या है 1/2। अब नाउ टेकिंग लॉग, तो लॉग m, और प्लस में जब लॉग n करोगे तो 1/2 ऑफ आ जाएगा, और लॉग से एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा ऐसे लिख दो मैं, अब माइनस से माइनस बड़ा काट दें, आर टी थ्रू आउट कैंसिल कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू, बोलो माइनस का क्या है E2, तो माइनस माइनस तो मैंने काट दिया इधर, माइनस तो कॉमन ले लिया, तो क्या होगा A2 माइनस E3 लॉग ऑफ दिस, और प्लस में लॉग ऑफ दिस, तो प्लस में लॉग ऑफ दिस, ये हो गया लॉग m, और प्लस में 1/2 लॉग n, जब दोनों तरफ लॉग लगो तो लॉग m, और प्लस में 1/2 लॉग n, तो ये प्लस में 1/2 और लॉग n और करो, तो लॉग n करोगे तो बेटा क्या है यहाँ पे K1 के लिए E1, और माइनस में क्या हो जाएगा E5, ये आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। आई बात समझ में? आप ये सारी चीजें भूल जाओ, चाहे भले इन सब को छोड़ दो, आप यहाँ से ले लिया करो कि EA K के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ध्यान सुनो सीधा रिजल्ट K2 बाई K3 कहे तो EA2 माइनस EA3, और ये इनटू में ये है तो लॉग लेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n, तो प्लस पावर क्या आ जाएगी आगे 1/2 और EA1, अरे नीचे चला जाएगा माइनस EA5, ठीक। चाहिए आप अलग अलग से लेके सोल्व कर देंगे ना,
इसकी जगह e रेज़ टू पावर माइनस a बाई 2 RT लिखोगे, इसकी जगह e रेज़ टू पावर माइनस a3 बाई RT लिखोगे, e1 बाई RT, और फिर लोग लोगे करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा आंसर। तो अब बताओ क्या आ गया, बोलो क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड स्टेप, ये दे रखी e to 60 माइनस थर्ड स्टेप के लिए क्या दी हुई 50, तो 60 माइनस 50 प्लस में हाफ ऑफ फर्स्ट के लिए कितनी दी हुई 40, फिफ्थ के लिए कितनी दी हुई 10। बोलो अपने आंसर कितना आ गया बेटा, 60 माइनस 50 10 प्लस 1/2 ऑफ दिस 30, तो कितना आ गया ये 15 और ये आ गया 25। समझ गए। अब बताओ अगर आपको ये दे दिया जाए कि इफ द ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज गिवन एज k1 बाई k2 की पावर दे दे आपको 2 और k3 बाई k4 k5 की पावर दे 1/2, और आप कहे एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा आपको सीधा शॉर्ट में लिख दे, EA इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ जाएगा, लोग लेते हैं तब 2, बोलो क्या लिखूं मैं, EA1 फर्स्ट स्टेप की माइनस EA2 प्लस 1/2 1/2 आ जाएगा, ये प्लस में ये लोग लेते हैं तब लोग लेंगे तब आएगा ये, तो 1/2 ऑफ EA3 माइनस EA4 और माइनस EA5। समझ गए, कर लेना आप इनकी प्रैक्टिस में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, ये कह दिया जाए इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.75, एक रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.75 है, व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सच ए रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए ईटा लिख देते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए म्यू भी लिख देते हैं, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सच ए रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of the rate constant of reaction at the t plus 10 to the rate constant at the temperature t। ये होता है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या होता है, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन एट t plus 10 to the rate constant at t। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलोगे, तो टेम्परेचर ले लिया आपने 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज अ नाउ रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर 308 केल्विन टू द रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर 298 केल्विन, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट t plus 10 टू द t, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बेटा यहाँ पे इसको कह दो k2, इसको कह दो k1, और अब लगाओ एक्टिवेशन एनर्जी लो k2 बाई k1, तो दिस अपॉन दिस ये दे रखा आपको कितना 1.75, तो log 1.75 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R की वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1 10, T2 T1 308 इंटू 298 आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये R अगर आप 8.314 ले रहे हो तो आंसर जूल पर मोल में आएगा, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T1 298 है, T2 308 है, तो K2 बाई K1 की वैल्यू आ गई है, क्लियर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को एक कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, याद है आपको पैरेलल रिएक्शन कौन सी होती है, पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन, तो इसमें क्या बताया था कि एक ही रिएक्टेंट से एक साथ 2 प्रोडक्ट बने, याद है कि नाइट अपने पास मान लीजिए फिनोल है, फिनोल का नाइट्रेशन करवाएं HNO3H2SO4 डाल के, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। तो एक फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 और गिवन, अपने पास इधर देखो ये एक A से B बन रहा है और उसी टाइम A से क्या बन रहा है C, ये अपने पास पैरेलल रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट क्या है फर्स्ट का K1 A से B वाले के लिए, और A से C वाले के लिए रेट कांस्टेंट क्या है K2, दिख रहा है इधर वाला, ठीक है। ये A से B, A से C, रेट कांस्टेंट K1 और K2 है। K1 की वैल्यू दे रखी है 2 ना, K1 की वैल्यू दे रखी है 4 और K2 की वैल्यू क्या दी है 2, मतलब A से B वाला फास्ट है, A से C वाला थोड़ा स्लो है। ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप के लिए आपको ना सॉरी फर्स्ट और ये B से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन K1 और K2 दे रखा है 4 and 2 मिनट इनवर्स, ठीक है। एट द टेम्परेचर 300 केल्विन, ये जो K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर कहाँ पे दे रखी है, किस टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है।
कहते हैं इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी आर, बी की फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और सी की फॉर्मेशन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, दोनों पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी दे दी आपको, ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच बी एंड सी आर फॉर्म्ड इन इक्विमोलर रेशियो। कहता है वो टेम्परेचर निकालो, वो टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए जहां पे जितना आपका बी बने पर टाइम उतना ही क्या बने सी, वेदर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाए इक्वल, वेर यू गेट बी एंड सी इन इक्विमोलर अमाउंट। मींस अगर बी आपके पास 1 मोल बने तो सी भी क्या बने 1 मोल। बात सुन रहे हो? एक फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन पे इनके रेट कांस्टेंट दे रखे हैं और अभी क्या पूछना चाह रहा है कि अब तो रेट कांस्टेंट बराबर नहीं है, K1 4 है, K2 2 है। अगर अपना B बनेगा 2 मोल तो C बनेगा 1 मोल, ये तो 2:1 रेशियो बन रहा है, रेट कांस्टेंट इससे डबल है। तो अभी कहता है वो टेम्परेचर के निकालने से रेट कांस्टेंट बदलता है, तो कहता है वो टेम्परेचर निकालो जहां पे B और C क्या बने इक्विमोलर रेशियो में। मींस वो टेम्परेचर बता दो जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। तो बेटा आप वो टेम्परेचर निकाल दो जहां पर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल हो जाए। जब रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे तो रेट ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाएंगे। बताया था ना टेम्परेचर का जो इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे होता है वही रेट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो वो टेम्परेचर निकाल दो जहां पे दोनों रेट क्या हो जाए इक्वल, रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाए। क्या करें, मान लिया बेटा अपना T1 टेम्परेचर स्टार्टिंग में, इस T1 टेम्परेचर 300 केल्विन पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू क्या है 4, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बी रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू क्या है 4। मान लिया मेरा T2 वो टेम्परेचर है जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन सी बराबर हो जाएगा। तो मान लिया मैंने वो टेम्परेचर है जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा इक्वल। तो मैंने मान लिया टेम्परेचर T2 पे बेटा रेट कांस्टेंट हो गया Kb, मान लिया मैंने Kb, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है K1 और T2 पे मैंने रेट कांस्टेंट K2 मान लो। T2 पे मान लीजिए मैंने, पर K2 तो ये मान रखा है ना, तो Kb मान लो, ठीक है। K डैश मान लो, K डैश मान लीजिए, ठीक है, K1 डैश, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर वो हो गया जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और सी इक्वल हो गया। तो जब टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट भी बदलेगा। तो मान लिया टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट क्या हो गया K1 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इक्वेशन अप्लाई कर दें। अच्छा साथ में बस सी का और देखो, ये तो लिख दिया मैंने बी के लिए, इधर देखो। अब ऐसा करते मैं सी के लिए और लिखती हूँ, यहाँ पे इधर लिखती हूँ मैं सी के लिए और देखो टेम्परेचर T1 कितना है वो है 300 केल्विन। अब 300 केल्विन पे इसका रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू कितनी है, K2 बेटा यहाँ पे हाई टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट नहीं है, K2 यहाँ पे A से C वाला है, ठीक है। तो K2 की वैल्यू कितनी है 2 मिनट इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर मैंने T2 वो ले लिया, ठीक है ना, वो किस टेम्परेचर पे दोनों की रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाएगी। तो मैंने मान लिया T2 टेम्परेचर ले लिया। तो T2 टेम्परेचर बदलेगा तो बेटा रेट कांस्टेंट बदलेगा। तो रेट कांस्टेंट इसका हो गया मान लीजिए K2 डैश, पहले था K2 से कितना हो गया K2 डैश। और ये T2 बेटा वो टेम्परेचर जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और सी बराबर है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन बी और सी बराबर है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट बराबर है। तो इसका मतलब अपना क्या होगा K1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 डैश। कब होगा ये, किस टेम्परेचर पे होगा बेटा T2 पे, मैंने मान लिया। देखो टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है। ये कहता है किस टेम्परेचर पे दोनों रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाएंगे। तो मान लिया मैंने T2 टेम्परेचर पे रेट ऑफ फॉर्मेशन बी और सी का बराबर होगा, मान लिया, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर को रेट कांस्टेंट भी आएगा। तो मैंने मान लिया इसका रेट कांस्टेंट K1 डैश, इस रिएक्शन के मैंने मान लिया टेम्परेचर रेट कांस्टेंट K2 डैश। और जब ये दोनों रेट बराबर होंगे तो मैं लिख दूं K1 डैश इक्वल टू K2 डैश। अब करो एक बार अप्लाई, अपने पास पूरा टेम्परेचर आ जाएगा। देखो क्या करें अप्लाई, इक्वेशन करें अप्लाई। तो log ऑफ K2 बाई K1, K1 डैश बाई K1 इज इक्वल टू ए। फर्स्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा, कितनी है 30,000 EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू रख देना 8.314। टेम्परेचर T2 माइनस T1
तो T2 तो मुझे ये लिख दे, पता नहीं क्या है टेम्परेचर, पर T1 तो पता है 300 अपॉन में 300 इंटू T2 हो गए। ठीक है, अब ऐसे बेटे इसके लिए इक्वेशन बना लो, log ऑफ K2 डैश अपॉन में K2 डैश तो हाई टेम्परेचर पे T2 पे और लो टेम्परेचर T1 पे क्या था K2, log K2 डैश बाई K2 इज इक्वल टू EA वैल्यू दे रखी है 38,314 अपॉन में 2.303 R, टेम्परेचर T2 मुझे पता नहीं, T1 कितना है 300 अपॉन T2 इंटू में 300। ठीक, इसको कह दूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कह दूं इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार दोबारा सुनो क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन साफ होंगे भी। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, ये ए से बी का बनना है, ए से सी का बनना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कहता है K1 K2 रेट कांस्टेंट है बी फॉर टू, K1 बी के लिए और K2 सी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक्टिव नॉलेज दे रखी है दोनों की, ये कहता है किस टेम्परेचर पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और सी बराबर हो जाएगी, किस टेम्परेचर बी और सी अपने को बराबर यील्ड में मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो मैंने मान लिया वो टेम्परेचर T2 होगा जहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन बी और सी बराबर होगा, मान लिया मैंने। तो अगर टेम्परेचर T1 300 केल्विन था तो T2 मुझे नहीं पता क्या है। अगर टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट 4 था तो T2 पे रेट कांस्टेंट मैंने K1 डैश मान लिया। सेम इसके लिए T1 टेम्परेचर 300 था, T2 मुझे नहीं पता क्या है, पर T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट वाले K2 डैश है। तो ये वो टेम्परेचर जहाँ पे दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख रखा है K1 डैश इक्वल टू K2 डैश। अरे दो इक्वेशन बना ले, एक टेम्परेचर T1 के लिए और एक टेम्परेचर T2 के लिए। ठीक है, K1 अपने को पता, K1 डैश पता, K2 अपने को पता, K2 डैश पता। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ऐसा करो, डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर, ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्टेड द इक्वेशन नंबर सेकंड और इसमें से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। ठीक है, या एक मिनट K1 डैश ये कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो देखो इधर log K2 डैश अपॉन K2 माइनस इधर देखो log K1 डैश अपॉन K1, ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बताओ अब यहाँ पे क्या हो गया, 30,000 घूमते रहते हैं बेटे ऐसे, 30,000 2.303 8.314 और ये तो ये एक्टिव एनर्जी बेटा E2 और ये E1, तो E2 माइनस E1 कर लेना और यहाँ से सोल्व करके अपने पास टेम्परेचर T2 आ जाएगा। कर दे वैल्यू एक बार यहाँ पे, देखो ये जी यहाँ पे एक मिनट एक काम तो करो, ये K2 डैश और K1 डैश तो बराबर है, तो बेटा मैं इसको लिख दूं log K2 डैश माइनस log K2 और माइनस का log K1 डैश और माइनस माइनस प्लस का log K1। ठीक, अब बताओ K2 डैश और K1 डैश तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो अब क्या आ गया अपने पास log K1 और माइनस log K2, ये सारा हटा के लिख दूं मैं, ये क्या आ जाएगा log ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल टू, बेटा ये भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये 30,000 और ये 38, तो 38,314 माइनस 30,000 और अपॉन में क्या हो गया 2.303 8.314 और टेम्परेचर T2 माइनस 300 अपॉन में T2 इंटू 300। आई बात समझ में। अब बताओ K1 की वैल्यू दे रखी थी उसमें 4, K2 वैल्यू दे रखी है 2, अरे सोल्व करके अपने पास टेम्परेचर आ जाएगा। T2 वो टेम्परेचर है जहां पे ए का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन सी क्या होगा बराबर, ये दोनों रेट बराबर जिस टेम्परेचर है वो मैंने माना T2, और जब T2 टेम्परेचर था तो रेट कांस्टेंट भी, इसलिए मैंने क्या माने थे K1 डैश इज इक्वल टू K2 डैश। ओके, सोल्व करना आप, थैंक्स।